हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का एक बहुत ही बेसिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एक क्वेश्चन तो इससे पक्का ही पक्का है, लेकिन ये आपके साथ साथ फिजिक्स में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि फिजिक्स में जब आप 12th क्लास के अंदर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पर भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के कई कंसेप्ट यूज में आते हैं। चलिए बिल्कुल बेसिक्स से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टिकल्स की डिस्कवरी की। तो दो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स आप पढ़ते हैं, एक होता है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी, और दूसरा एनोड रेस की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बेसिकली आपने बचपन में बहुत कुछ इनके बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इनके बारे में ध्यान रहनी चाहिए। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, दैट इज कैथोड रेस से, जहाँ से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी। आई थिंक मैं समझ सकता हूँ थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा होगा, पर आप समझ सकते हैं ना, दिख तो रहा है आपको। है क्या, ये ग्लास ट्यूब होती है सील्ड, लेकिन यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा होता है। ये वैक्यूम पंप यहाँ पर अल्ट्रा लो प्रेशर क्रिएट करने का काम होता है, लिखा हुआ है गैस एट लो प्रेशर। ठीक, ये कैथोड है, ये एनोड है। यहाँ पर आप हाई वोल्टेज लगाते हो, तो अराउंड 10,000 वोल्ट के आसपास का जब आप इस ट्यूब पर वोल्टेज अप्लाई करते हो, कितना 10,000 वोल्ट, और ये वैक्यूम पंप की सहायता से, मदद से हम यहाँ पर 10⁻⁻6 मिलीमीटर ऑफ Hg इतना लो प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमें कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती हुई कुछ रेस दिखाई देती हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, कैथोड रेस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो बेसिकली इन कैथोड रेस के अंदर क्या होता है, क्योंकि देखो ये रेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही हैं, तो एक चीज ये इंडिकेट कर रही है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है। फर्दर इनके नेगेटिव चार्ज को कंफर्म किया गया था कि जब इनके ऊपर अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए तो ये नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो वहां से कंफर्म हुआ कि इसके अंदर इन कैथोड रेस पर नेगेटिव चार्ज है। दूसरा, इन कैथोड रेस के ऊपर जो इनके अंदर मतलब ये कैथोड रेस है, क्या ये कोई पार्टिकल है, तो ये देखने के लिए इसके रास्ते में एक पिन व्हील रखा गया। ये पिन व्हील क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली यहाँ पर रोटेट कर रहा था। इसका मतलब कोई ना कोई मैसिव पार्टिकल आकर इस पिन व्हील से टकरा रहा है, जिसकी वजह से लगातार क्या हो रहा होगा, घूम रहा होगा। दूसरा, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां रखने पर ये उसकी शार्प शैडो क्रिएट कर रहा था। इसका मतलब ये जो रेस हैं स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। जैसे आप देखो यहां पे जाके टकराएगी तो इसी का शार्प शैडो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही, सारे एजेस आपको दिखेंगे, सारे कॉर्नर्स आपको दिखेंगे। वो तभी हो सकता है जब लाइट बेंड नहीं हो रही है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है। तो कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती हैं। कैथोड रेस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिनका अपना कुछ ना कुछ मास होता है। इनिशियली इन पार्टिकल्स का नाम रखा गया था नेगाट्रॉन्स। क्या रखा गया था, नेगाट्रॉन्स, और बाद में बदल के इनका नाम कर दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको कैथोड रेस के बारे में पता होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पर क्या होगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। तो ये जो बैटरी आपने लगाई, इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और यहाँ कैथोड से निकलकर ये एनोड की तरफ ट्रैवल करना शुरू करते हैं। अभी आप आगे चलकर देखोगे इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आपने गैस यहां पर भरी है उस गैस को ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आयनाइज करते हैं, जिससे क्या होती है आपकी सेकेंड टाइप की रेस, दैट इज एनोड रेस जनरेट होती है। तो उनकी बात हम बाद में करते हैं। अभी हम यहाँ पर बेसिक चीज डिस्कस करते हैं कि कैथोड से कुछ रेस निकल के एनोड की तरफ जा रही है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेस बोलते हैं। और इनके अंदर बेसिकली कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो नेचर ऑफ कैथोड रेस होता है, नेचर ऑफ कैथोड रेस से हमारा क्या मतलब है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके चार्ज और मास का रेशियो। तो देखो, चाहे आप यहाँ हाइड्रोजन गैस भरो, चाहे हीलियम भरो, चाहे O2 भरो, कैथोड रेस में तो क्या हो रहा है, बैटरी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो कि यहां से यहां मूव कर रहे हैं। तो उनका नेचर गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, कैथोड रेस का नेचर यहां पर भरी गई गैस और इस इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता। आप चाहे यहाँ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज करो, आप चाहे यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करो, या किसी और मेटल का भी आप इलेक्ट्रोड यूज कर लो, जो कैथोड रेस में पार्टिकल जनरेट होंगे वो अब भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। याद रख सकते हैं। तो कैथोड रेस का नेचर यहां पर फिल की गई गैस और उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और दूसरी एक और चीज, क्या कैथोड रेस लाइट की स्पीड से मूव करती है, तो आपका आंसर होगा नहीं। कैथोड रेस 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। तो कुछ छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कैथोड रेस के बारे में पता होनी चाहिए। तो देखो आओ इनको लिस्ट करते हैं एक एक करके और कॉपी करते हुए चलते हैं। देखिए पहला, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। जैसे मैंने आपको बताया, कैथोड रेस हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती हैं एंड कास्ट द शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ।
ठीक। सेकंड, ये मैकेनिकल इफेक्ट है, मतलब यहां से प्रूव होता है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनका कुछ ना कुछ मास है, इसीलिए हम इनको मटेरियल पार्टिकल्स बोल रहे हैं। सो कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट्स। इफ स्मॉल लाइट पेडल व्हील इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इट रोटेट्स। ठीक। थर्ड पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर अप्लाइड टू द कैथोड रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब द रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज। ये मैंने आपको बताया, नेगेटिव चार्ज को कंफर्म करने के लिए इनको अलग से ले जाकर इनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया और देखा तो ये ऑब्जर्व हुआ कि ये नेगेटिव डायरेक्शन वाले चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, उनके ऊपर अगर कोई पार्टिकल आके स्ट्राइक करे तो जहां स्ट्राइक होगा वहां पर एक लाइट स्पॉट प्रोड्यूस होता है। तो क्योंकि इनके पार्टिकल्स के पास मास है, जब ये फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराएंगे तो मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट स्पॉट प्रोड्यूस होता है। मैंने आपको बता ही दिया, 1/10 ऑफ वेलोसिटी के लाइट के आसपास से मूव करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको अलग कलर मैंने दिया है, नेचर। कैथोड रेज का नेचर मतलब उनका चार्ज बाय मास रेशियो ना तो नेचर ऑफ गैस टेकन पर डिपेंड करता है और ना ही मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है। तो ये सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कैथोड रेज के बारे में याद रखनी चाहिए। सही है। चलिए, जैसा कि आपने बचपन में पढ़ाई है कि जैसे कैथोड रेज होती है वैसे ही क्या होती है, एनोड रेज होती है। तो आओ बात करते हैं एनोड रेज की। बहुत ध्यान से देखें, जैसे आपने देखा कि कैथोड से एनोड रेज जा रही है, वैसे ही साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि क्या हो सकता है एनोड से कैथोड की तरफ भी क्या आ रही है, कुछ रेज आ रही हो। तो जब ऑब्जर्व किया तो इस बार हमने क्या किया, ये जो आपकी कैथोड देखो, अभी एनोड है और ये कैथोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब इस कैथोड में हमने छोटे छोटे छेद कर दिए, इसको हम बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। क्या बोलते हैं, परफोरेटेड कैथोड। और ये जो ट्यूब है इसके इस एंड पर हमने क्या कर दिया, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी। फ्लोरोसेंट मटेरियल के एग्जांपल से जैसे जिंक सल्फाइड, ZnS। तो होगा क्या, अगर यहां से कोई पार्टिकल आके यहां स्ट्राइक करेगा तो एक लाइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा। तो देखो यहां रेड ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब यहां पर कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, पार्टिकल्स आकर कोलाइड कर रहे हैं। तो ये देखा गया कि जैसे कैथोड से एनोड पार्टिकल्स जा रहे हैं वैसे ही एनोड से कैथोड की तरफ भी पार्टिकल्स आ रहे हैं। इन रेस को हमने एनोड रेस बोला क्योंकि ऐसा लग रहा था, वॉच माय वर्ड्स, ऐसा लग रहा था कि एनोड से कुछ रेस किसकी तरफ आ रही है, कैथोड की तरफ। ध्यान दो, लग रहा था। लग रहा था का मतलब ये नहीं है कि रेस एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ आ रही है। हाँ, मुद्दे की बात यह है कि एनोड रेस एनोड से जनरेट नहीं होती है। हाँ, नहीं होती है। कैथोड रेस तो कैथोड से जनरेट होती हैं, लेकिन एनोड रेस कैथोड एनोड से जनरेट नहीं होती है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। क्यों, अभी बताता हूं। देखो होता क्या है, जैसे ये रेस कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, नेगेटिव दिख रहा होगा आपको, है ना। तो क्या होता है, जैसे मान लो आपने हाइड्रोजन गैस भरी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गए, तो देखो हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन के आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गए, अगर ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से टकरा गया तो ये क्या करेगा, H++ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम को आयनाइज कर देगा। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ तो उसी इलेक्ट्रॉन के साथ एनोड की तरफ भाग जाएगा। लेकिन ये जो H+ जनरेट हुआ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो किधर भागेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ भागेगा। तो ऐसा नहीं हुआ कि H+ यहां से चल के आया, नहीं नहीं नहीं, बैटरी से H+ थोड़ा ना आएगा, बैटरी से तो इलेक्ट्रॉन ही आते जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इधर गया, वायर से वापस बैटरी में आ गया। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ वो किधर गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागा। तो कैथोड रेस की वजह से क्या होता है, अंदर वाली गैस का आयनाइजेशन होता है, उससे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और वो पॉजिटिव चार्ज यहां से किधर मूव करता है, कैथोड की तरह। तो आपको ऐसा लगेगा कि एनोड से पार्टिकल्स कैथोड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं, मतलब एक्चुअली ऐसा ही होता है। एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ पार्टिकल जाते हैं, लेकिन एनोड से निकलकर नहीं जाते हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर मैंने यहां पर हीलियम गैस भर दी तो हीलियम के आयनाइजेशन से बनेगा He+। अब बताओ क्या H+ और He+ का चार्ज अपॉन मास रेशियो सेम होगा? हो ही नहीं सकता है। दोनों पार्टिकल अलग है तो दोनों का चार्ज बाय मास रेशियो भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि एनोड रेस का नेचर, एनोड रेस का जो प्रॉपर्टी नेचर है
वो नेचर ऑफ गैस फील्ड पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो जहां कैथोड रेज का नेचर डिपेंड नहीं करता है, एनोड रेज का नेचर यहां फिल की गई गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ आप जिस मटेरियल का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। समझ सकते हैं। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखें। पहले तो आप ये समझें कि क्यों एनोड रेज जनरेट हो रही हैं। तो देखें, व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ये आप लिख लेना ताकि कभी रिवाइज करो तो आपके साथ काम में आता रहे। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड एज दे मूव टूवर्ड्स एनोड दे आयनाइज द गैस। तो मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से जनरेट होंगे, और जब ये रास्ते में जा रहे होंगे तो गैस को क्या करते हुए चलेंगे, आयनाइज करते हुए चलेंगे। एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर फॉर्म्ड। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन हुए, दिस विल ट्रेवल टुवर्ड्स कैथोड, है ना। इसको आप ऐसे लिखना, दिस विल ट्रेवल टुवर्ड्स कैथोड, ये मिसप्रिंट हो गया है। एंड आर ऑब्जर्व्ड एज एनोड रेज। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज cathode rays are originated from cathode but anode rays are not originated from anode। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। सही है, बना लिया। चलिए आगे बढ़े। फिर आपको डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, है ना। अभी पॉज करके कॉपी कर लो, डायग्राम बना लो अच्छे से, बड़े सुंदर सा। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे, है ना। चलिए फिर से वही, जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पढ़ी वैसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज पढ़ेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, बस क्या है ना, आप खुद सोचो। कैथोड रेज में तो कौन से पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन तो हल्का होता है। प्रोटोन He+, ये सब इलेक्ट्रॉन से बहुत हैवी होते हैं। तो जहां कैथोड रेज की स्पीड 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट थी, एनोड रेज की स्पीड क्या होती है, 20 to 30% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होती है। एक तो ये प्रॉपर्टी। दूसरी आपने देख ली कि जहां कैथोड रेज का नेचर गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, वहीं एनोड रेज का नेचर गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। पहली वही स्ट्रेट लाइन पाथ है, कास्ट करेगी शेडोज को, पिन व्हील को रोटेट करेगी, यानी मैसिव पार्टिकल्स हैं। पॉजिटिव चार्ज का कन्फर्मेशन है, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब इनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अगर आपने हाइड्रोजन ली है तो H+ यानी प्रोटॉन होगा। ये आप समझते हैं, H+ हम प्रोटॉन को बोलते हैं, ध्यान रखना, प्रोटॉन H+, है ना। चलिए और प्रॉपर्टीज देखें। ये बताई दिया मैंने आपको। नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड करेगा किसके ऊपर, नेचर ऑफ गैस टेकन पे और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। तो देखो, फॉर डिफरेंट गैसेस यूज द डिस्चार्ज ट्यूब, इन द डिस्चार्ज ट्यूब पॉजिटिव पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द पॉजिटिव रेज इज डिफरेंट। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इज कॉल्ड प्रोटॉन व्हेन हाइड्रोजन इज यूज्ड। ये आप ध्यान रखना, जब हाइड्रोजन यूज की है सिर्फ तभी प्रोटॉन प्रोड्यूस होगा। अगर आपने कोई और गैस यूज की है तो उसी का करस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से डिस्कवरी की गई इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, और ये देखा गया कि एक एटम के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल्स तो होते ही होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। ठीक, चलिए जी, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे, और ये कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद ही होगा आपको, नहीं है तो याद रखना, ये बहुत काम में आएगा अपने। 9.1 × 10⁻³ kg, या फिर ग्राम में बदलो तो -28 ग्राम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻19, ये आप जानते ही हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, सेम, लेकिन मास अलग अलग होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है, प्रोटॉन का मास है 1.66 × 10⁻27 kg, या फिर आप इसे 1.66 × 10⁻24 ग्राम या फिर 1 AMU भी बोल सकते हो। अगर आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर करो तो जो प्रोटॉन का मास है वो अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम्स क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कभी कभी इसको हम 2000 भी ले लेते हैं, कई जगह मिलेगा आपको, लेकिन आप ये ध्यान रखें अप्रोक्सीमेटली 1840 टाइम भी बोल सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा रिलेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो इन दोनों के चार्ज को अगर आप डिवाइड करो तो वैल्यू आएगी 1। तो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के रिलेटिव चार्ज होता है -1, और प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव चार्ज कितना होता है, +1 होता है। कितना होता है, +1। तो ये -1 +1 हम यूज भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम उसके ऊपर +1 चार्ज लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है,
-1, तो -1 लूज किया तो बचे हुए स्पीसी के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। सही है। ऐसे ही आपका थर्ड पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है, ठीक है, mn कर लेना है, p आ गया गलती से। और न्यूट्रॉन तो है ही आपका न्यूट्रल पार्टिकल, इसका चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक के अंदर क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सही है। उसके अलावा ये सब चीज़ें तो आप जानते ही हो कि किसी भी एलिमेंट के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर Z, बताओ वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। सही है। और दूसरी चीज क्या होती है, आपके पास होता है मास नंबर, ये आपने बचपन में पढ़ी लिया होगा। तो मास नंबर A जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। तो हमने देख लिया कैथोड रेज क्या होती है, एनोड रेज क्या होती है, कैसे जनरेट होती है, कैसे वो ट्रैवल करती हैं। अब हम मूव करते हैं अपने अगले पार्ट पर, दैट इज एटॉमिक मॉडल्स। तो अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और जो सबसे पहला और बेसिक मॉडल है ये होता है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। देखिए थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल सिंपल एक प्रिडिक्शन था, उसको जैसा लगा उसने वैसा ही बोल दिया और उसी को अपना मॉडल बना दिया। तो थॉमसन ने देखा कि एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता है। तो थॉमसन ने माना कि भाई हम एक एटम को हम क्या मान सकते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मान सकते हैं। ठीक, तो ये एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और जो टोटल नेगेटिव चार्ज होता है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है। इसलिए एटम एज अ होल नेचर में कैसा होता है, न्यूट्रल। अभी आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूं कि मामू बनाया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो एटम कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन की वजह से, इस रिपल्शन को कौन बैलेंस कर रहा है भाई, कौन बैलेंस कर रहा है, तो इस रिपल्शन को बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसका मतलब एटम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो एक तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दूसरा अभी आप देखोगे आगे चलकर कि एटम स्पेक्ट्रम शो करता है, तो स्पेक्ट्रम तो ये कभी गलती से भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये मॉडल फेल हो गया था। लेकिन दिस इज अ ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट क्या होता है, श्रद्धांजलि। क्या भाई, ये वो भाई साहब हैं जिन्होंने पहली बार कोशिश की एक एटम की स्ट्रक्चर को देखने की, सोचने की। तो इसीलिए जब भी हम मॉडल्स पढ़ते हैं इनको एक बार चरण स्पर्श करते हैं और फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, सबको पता होना चाहिए कि ये मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था। चलें आगे। हाँ मुझे पता है आपने पढ़ा हुआ है तरबूज के जैसा वो सब, तो क्या मतलब आ रहा है उस चीज का, है ना। चलिए काम की बात पढ़ते हैं। ये तो आपको कॉपी करना ही पड़ेगा इसका, चाहो तो लिख लेना। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर in which electrons are uniformly distributed, और लिख देना this model cannot explain the stability of an atom। चलिए जी, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले साइंटिस्ट के पास जिसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अपना एक मॉडल दिया, और इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। किस नाम से जानते हैं, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहली चीज तो आप ये जाने कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। देखें, हीलियम एटम अगर +2 स्टेट में, +2 चार्ज हो हीलियम एटम पर, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो इसका एक नाम तो हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। क्या बोलते हैं इसको हम, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। या फिर इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम होता है। आप देखो, अगर मैं एक हीलियम एटम की बात करूं तो हीलियम एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतना तो आप जानते ही हो। तो अगर मैं He+2 बनाऊं तो देखो मुझे दोनों इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दिए, बताओ उसके बाद क्या बचा, सिर्फ हाँ न्यूक्लियस बचा ना। इसीलिए हम He2+ आयंस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम।
इसको हम हीलियम का न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आप H+ को क्या बोल सकते हो, ये जो प्रोटॉन है इसको आप न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल को आप डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम बोल सकते हो या फिर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी बोल सकते हैं। सही है, समझ में आ रही है ये चीज। चलिए अब बात करते हैं रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, कि इसने ऐसा क्या किया। तो पढ़ा तो आपने होगा ही, है ना। मैं इसका थोड़ा सा सेटअप बना लूं और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसने क्या क्या देखा और क्या क्या नहीं देखा। चलिए जी, तो यहाँ पे इन्होंने, भाई साहब ने क्या किया, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, एक गोल्ड एटम लिया। कौन सा एटम लिया? गोल्ड एटम। तो हम यहाँ पे एक गोल्ड एटम बनाते हैं। एक्चुअली इसने गोल्ड एटम नहीं लिया था, इसने गोल्ड फॉइल ली थी, क्योंकि गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल। इसको आप इतना थिन बना सकते हो कि इसकी एक शीट में ऑलमोस्ट इतनी थिन शीट बना सकते हो कि एक ही एटम हो। तो इसने बहुत थिन शीट बनाई, इसलिए हम गोल्ड एटम को ही अपना बेसिस लेकर चल रहे हैं। इसने इस गोल्ड एटम के ऊपर क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो किया। किसको थ्रो किया? अल्फा पार्टिकल्स को। तो यहां पर इसने एक सेटअप बनाया, यहां पर इसने एक अल्फा एमिटर सब्सटेंस लिया। अल्फा एमिटर मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है? कोई पार्टिकल अल्फा पार्टिकल क्यों एमिट करेगा? करते हैं, इनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जैसे पोलोनियम, पोलोनियम अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इससे जो अल्फा पार्टिकल्स निकले, उन अल्फा पार्टिकल्स को इसने गोल्ड एटम के ऊपर प्रोजेक्ट किया और फिर इन पार्टिकल्स को उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया। क्या किया? ऑब्जर्व किया। तो देखें कैसे उसने ऑब्जर्व किया, क्या क्या उसको ऑब्जर्वेशंस मिले, और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर इसने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, और उन कंक्लूजन्स के बेसिस पर इसने अपना एक मॉडल दिया जिसे हम रदरफोर्ड्स मॉडल के नाम से जानते हैं। तो दीज आर ऑल अल्फा पार्टिकल्स। इनको स्टडी करने के लिए यहां पर इसने क्या किया, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई। क्या लगाई? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई। तो देखो एक ऐसी सर्कुलर स्क्रीन लगाई गई, ठीक है। इस स्क्रीन को कोट कर दिया गया एक फ्लोरोसेंट मटेरियल से। तो दिस इज फ्लोरोसेंट सर्कुलर स्क्रीन। ठीक है, इस पे मान लो आपने ZNS की कोटिंग कर दी, तो आप जानते हो फ्लोरोसेंट में क्या होता है। अब थोड़ा सा आप इमेजिन करना, आप इमेजिन करोगे तो आपको मजा भी आएगा और फील भी आएगी। ठीक है, इसने यहां से स्टार्ट किया, इसको ओपन किया, ओपन करते ही यहां से अल्फा पार्टिकल आए और इस गोल्ड पार्टिकल से पास होना शुरू हो गए। उसने स्क्रीन के 3 रीजन्स डिफाइन किए। उसने एक रीजन डिफाइन किया, मान लो यहां से लेकर यहां तक वाला, जिसको मैं येलो कलर से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, ये रीजन उसने डिफाइन किया। उसने बोला कि भाई साहब ये रीजन ना कंटिन्यूसली इल्यूमिनेट हो रहा था। क्या हो रहा था? कंटिन्यूस, धड़ाधड़ धड़ाधड़, यहाँ पर लगातार लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहे थे, क्योंकि ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। अगर कोई पार्टिकल यहां से पास करके यहां टकराएगा तो यहां पर एक लाइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा। उसने देखा कि इस जगह पर कंटिन्यूस इल्यूमिनेशन चल रहा था, एक बार भी यहां डार्क नहीं हुआ, धड़ाधड़ 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 लाइट लगातार जले जा रही, लगातार जले जा रही है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि इस रीजन में लगातार पार्टिकल्स आके टकराए जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? लगातार पार्टिकल्स आके टकराए जा रहे हैं। ठीक, तो हमें यहां पर एक टेबल बनानी पड़ेगी। मैंने बहुत कुछ बना दिया, अब मैं टेबल बनाऊंगा तो मैं फ्रेम से बाहर चला जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, आपने तो लिख लिया ना। चलिए, अगर आपने लिख लिया है तो मैं इसको गायब कर देता हूं और हम यहां पर डिस्कस करते हुए चलते हैं कुछ चीजें। ठीक है, चलिए जी, आप एक टेबल बना लें। उस टेबल में आप 2 कॉलम बनाएं। एक साइड आप लिखें ऑब्जर्वेशंस और दूसरी साइड आप लिखेंगे कंक्लूजन्स, कि उसने क्या देखा और क्या देखकर उसने क्या कंक्लूड किया। तो उसने देखा कि ये जो रीजन है, ठीक, वो रीजन क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? इल्यूमिनेट हो रहा है। अगर ये रीजन कंटिन्यूसली इल्यूमिनेट हो रहा है तो उसका रीजन क्या रहा होगा? देखो ये अल्फा पार्टिकल चला और ये मान लो ये चला, ये अल्फा पार्टिकल बिना रुके यहां जाके टकरा गया, ये भी टकरा गया,
ये भी टकरा गया, इस तरह से ये अल्फा पार्टिकल भी टकरा गया, ये भी टकरा गया, ये भी टकरा गया। तो यहां पर कंटिन्यूअस कोलिजन का मतलब क्या है, धड़ाधड़ अल्फा पार्टिकल आए जा रहे हैं और बिना रुके बिना मुड़े वो सीधे यहां जाकर टकरा रहे हैं। तो उसने देखा कि उसने जितने भी अल्फा पार्टिकल भेजे उनमें से मैक्सिमम बिना रुके बिना मुड़े सीधे जाके सर्कुलर स्क्रीन से टकरा रहे थे। तो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed undeviated through the gold atom। तो यहां से उसने अंदाजा लगाया कि यार जब पार्टिकल बिना रुके बिना मुड़े जा रहे हैं, इसका मतलब ये जगह तो खाली होगी। भाई कोई भी चीज अपना रास्ता कब बदलेगी, जब उसके सामने कोई और चीज आ जाए। तो यहां से उसने कंक्लूड किया दैट इज most of the part of an atom is empty। क्या है, इस एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो खाली पड़ा हुआ है। कैसा पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। सही है, इसीलिए मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे ही जाकर टकरा रहे हैं। फिर उसने दूसरी चीज बोली, क्या बोली, उसने देखा, वापस इमेजिन करो क्या, कि ये वाला जो रीजन है सर्कुलर स्क्रीन का, ये रह रह के इल्यूमिनेट होता, रह के मतलब यहां पर कभी यहां तो लगातार लाइट जल रही है, कभी एक लाइट जली वापस बंद हो गई, फिर जली, है ना, मतलब कुछ कुछ टाइम के इंटरवल पर इधर और इधर छोटे छोटे चल रहे थे। टिच मतलब लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहे थे, है ना। यहां पर भी आके इस तरह से क्या हो रहा था, रह के छोटे छोटे लाइट स्पॉट यहां बार बार प्रोड्यूस हो रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पार्टिकल्स इधर भी जाके टकरा रहे हैं। तो उसने इमेजिन किया, उसने सोचा कि मैं तो इधर भेज रहा हूं ऐसे, और ये भाई साहब मुड़ के इधर चले गए हैं, कौन मिल गया इनको, कौन दिख गई, कोई ना कोई तो दिख ही गई होगी जब भी मुड़ गए इस तरह से, है ना। तो यहां से चल के ये क्या हो गए हैं, इस तरह से डेविएट हो गए। आप डेविएट मत हो जाना किसी को देख कर, यूं चलते चलते यूं घूम गए, नहीं ऐसे नहीं करते, ठीक। तो देखो इस तरह से क्या होगा, उसने यहां पर जो लुमिनेंस प्रोड्यूस हुई उसने उससे हिसाब लगाया कि पार्टिकल इधर भी जाके टकरा रहे हैं। तो उसने सेकंड कंक्लूजन बोला, क्या बोला, कि few alpha particles were deviated through small angles। ठीक, तो ये छोटे छोटे एंगल से डेविएट हो रहे थे। और इसका इसने कंक्लूजन क्या निकाला, तो कंक्लूजन को मैं यहां लिख रहा हूं, सेकंड कंक्लूजन आप भी लिख लेना मेरे साथ में ही। उसने बोला इसका मतलब क्या है कि एटम कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक, इन इक्वल अमाउंट। सो द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। अब देखो ये उसने कैसे इंक्लूड किया, आप देखो ये एक अल्फा पार्टिकल है, बताओ अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव पार्टिकल सीधा चलते चलते ऐसे घूम गया, ये ऐसे चलते चलते ऐसे घूम गया। इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक इसके रास्ते में कोई पॉजिटिव चार्ज आया हो, पॉजिटिव दूसरे को रिपेल करेंगे और ये भाई साहब अपना रास्ता बदल लेंगे, या फिर इसके रास्ते में कोई नेगेटिव चार्ज आया जिसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हो, ये फिर से रास्ता बदल लेंगे, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, दोनों की वजह से रास्ता बदल सकता है। तो उसने डिसाइड किया कि अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता तो एटम पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए था, अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता तो एटम पे ओवरऑल चार्ज नेगेटिव होना चाहिए था। लेकिन एटम तो ओवरऑल कैसा होता है, न्यूट्रल। इसका मतलब एटम में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। बात समझ रहे हो। चलिए, तो ये था इसका सेकंड कंक्लूजन। थर्ड ऑब्जर्वेशन तो भयंकर था, भयंकर, और उसके बेसिस पर उसने जो काम किया उससे इसको एक अलग ही प्रसिद्धि मिली। प्रसिद्धि समझते हैं, फेमस, फेम मिला। क्या बोला इसने, ये तो लिख ही लिया होगा आपने, ये भी लिख ही लिया होगा आपने। अब मैं लिखता हूं अपना थर्ड ऑब्जर्वेशन। हाँ मुझे पता है आप जानते हो, कोई बात नहीं, मैं तो लिखूंगा अ वेरी फ्यू। ये वेरी फ्यू का मतलब क्या था, 1 आउट ऑफ 20,000। ठीक, तो 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स वर deviated back to their
ओरिजिनल पाथ। कौन सा पाथ? ओरिजिनल पाथ, दैट इज 180 डिग्री डेविएशन। ये आपको कैसे पता चला? उसने एक रीजन बड़ा ही फोकस किया, ये रीजन। उसने देखा कि ये वाला जो रीजन है इसमें तो लाइट ही नहीं जल रही, ये तो डार्क पड़ा हुआ है, बिल्कुल डार्क, लाइट ही नहीं जल रही है। एक बार भी यहां पे एक बार भी लट्टू नहीं जला। क्यों नहीं जला? इसका मतलब यह है कि यहां से जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल यहां से आगे पास हो ही नहीं पा रहा है। ये यहीं से कहीं से क्या हो रहा है? वापस घूम के ऐसे आ रहा है। समझ रहे आप इस बात को? तो यहां से उसने बोला कि बहुत ही कम 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो अपने रास्ते को रिट्रेस कर रहा था, जो 180 डिग्री एंगल से डेविएट हो रहा था, जो अपने ओरिजिनल पाथ पे वापस जा रहा था। यहां से उसने क्या कंक्लूड किया? देखो फिर से समझते हैं। एक अल्फा पार्टिकल ऐसे चल रहा है, चलते चलते ये वापस घूम गया। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपने एक आदमी से 20,000 रुपये उधार ले रखे हैं, 1 साल हो गया दिए नहीं, आप ऐसे मार्केट में जा रहे थे, आपको सामने दिख गया, बताओ आप क्या करोगे? है ना? सेम काम वो यही कर रहा है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हुआ। जैसे उस आदमी को देख के आपको रिपल्शन हुआ, ऐसे इस अल्फा पार्टिकल को भी रिपल्शन हुआ। तो ध्यान से देखना, तो मजाक की बात थी। ये अल्फा पार्टिकल चल रहा है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल चलते चलते घूम गया तो ये तो पक्का है कि इसके रास्ते में एक पॉजिटिव चार्ज आया होगा। अब ध्यान देना, आप बात करो गोल्ड की, ये गोल्ड एटम है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79। ये तो आप जानते ही हो कि इसके न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन है। तो रदरफोर्ड ने बोला कि अगर इस गोल्ड पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता, मान लो हर प्रोटॉन अलग अलग जगह होता, तो यह है अल्फा पार्टिकल। बताओ अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है? +2, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? +1। ये चार्ज इससे भारी है, हैवी है, ज्यादा है। तो क्या होता? जैसे ही इसके रास्ते में आता, ये प्रोटॉन और ये अल्फा, और अब ये गाड़ी ऐसे चलती रहती हमेशा के लिए। समझ रहे हो? ये इसको टच तो कर नहीं सकता, रिपल्शन है, तो इसको लगातार आगे लेता जाता, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हैवी भी है, मास ज्यादा है इसका। हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, इसका होता है 4 AMU, इसका चार्ज भी ज्यादा है, तो इसको धक्का मार के आगे ले जाता रहता हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये नहीं जा रहा है, अल्फा पार्टिकल खुद जा रहा है। इसका मतलब एकता में शक्ति है। किसमें शक्ति है? एकता में। मतलब सारे, नहीं वो एकता नहीं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इस गोल्ड एटम के सारे प्रोटॉन एक ही जगह बैठे हुए हैं। अलग अलग होते तो ये अल्फा पार्टिकल सबको दूर भगा देता, है ना? तो यहां से उसने कंक्लूड किया कि इस एटम का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक ही जगह बैठा हुआ होता है, एक छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इस छोटे से रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो काम की चीज क्या है? यहां से डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से किसकी डिस्कवरी हुई? कुछ महान लोग न्यूट्रॉन टिक कर जाते हैं, भाई साहब चैडविक ने क्या किया था? चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। यहां से तो किसकी डिस्कवरी हुई थी? न्यूक्लियस की। तो ये आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन, और इस थर्ड ऑब्जर्वेशन का हम लिखेंगे अब कंक्लूजन। दैट इज, क्या था अपना कंक्लूजन? कि होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम is concentrated in a small volume called nucleus। ठीक, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और उस छोटी सी जगह को हम किसके नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस के नाम से। तो ये सब कंक्लूड करने के बाद रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया, जिसे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। आप इसे छापें, फिर हम स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के साथ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि जो हमारे रदरफोर्ड भाई साहब थे, इन्होंने अपना क्या मॉडल दिया और क्या क्या चीज़ इन्होंने हमको सिखाई। तो मैंने आपको बताया, सबसे पहली चीज़ रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि एक एटम का जो पूरा चार्ज होता है वो किस में कॉन्सेंट्रेट होता है? एक छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट होता है, और उस छोटे से वॉल्यूम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ न्यूक्लियस। किसके नाम से जानते हैं?
न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए मैं आपको चीज बता दूं कि ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस की साइज एक एटम के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत छोटी होती है। अगर आप साइज ऑफ एटम यानी रेडियस ऑफ एटम की बात करें, इसी में आप इस चीज को भी ऐड कर लेना, तो वो अराउंड 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है। वहीं अगर आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को कंपेयर करने चलो तो वो अराउंड 10⁻15 मीटर के आसपास होती है। यानी एक एटम न्यूक्लियस से 10⁵ 1,00,000 गुना बड़ा होता है। ये आपने सुना भी होगा कि अगर एक फुटबॉल फील्ड के सेंटर पर फुटबॉल रख दी जाए तो फुटबॉल होगी न्यूक्लियस और वो पूरा का पूरा फील्ड क्या होगा, एटम। यानी एटम और न्यूक्लियस की साइज में क्या होता है, बहुत डिफरेंस होता है, जो आपको दिखाई भी दे रहा है। ठीक, दूसरा, आप किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस की रेडियस पता कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज r इज इक्वल्स टू r0 इंटू 8⁻1/3। इस r0 की वैल्यू एक रेंज में वेरी करती है, लेकिन इसकी जनरल वैल्यू हम 1.33 इंटू 10⁻15 मीटर या फिर सेंटीमीटर बदलना चाहो तो 1.33 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर लेकर चलते हैं। तो ये आपका पहला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का पॉइंट है। Whole of the positive charge of an atom is concentrated in a small volume called nucleus. The size of nucleus is very small as compared to the size of atom. वहां पे आप ये चीज और ऐड कर देना। पहले आप ये लिखें, इसके बाद रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो कितनी होगी, 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद आप लिखें कि अगर आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना चाहते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो बताइए r इक्वल टू r0 8⁻1/3। ये जो आपका r0 है, इसकी वैल्यू देखो यहां से लेकर यहां तक वेरी करती है, लेकिन इन जनरल हम r0 की ये वैल्यू यूज करते हैं। तो आप साथ में ये वैल्यू भी लिखें। a उस एलिमेंट का मास नंबर है जिसके न्यूक्लियस की आप रेडियस निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हीलियम की रेडियस निकालना चाहते हो तो a की जगह लिखोगे 4। अगर आप मान लो सोडियम की न्यूक्लियस की रेडियस निकालना चाहते हो तो आप a की जगह लिखोगे 23। नहीं, एटॉमिक नंबर थोड़ी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मास नंबर। 11 तो उसका एटॉमिक नंबर होता है, 23 लिखोगे। समझ गए ना। चलिए, ये तो ये पहली बात। दूसरी बात, रदरफोर्ड ने क्या कही कि एटम का बहुत सारा स्पेस तो एम्प्टी होता ही है, तो उस एम्प्टी स्पेस के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं इन सर्कुलर पाथ्स। ये थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में दिखेगा, ये अगले पॉइंट पर हमने कवर कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो खाली जगह है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ्स के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ हाई स्पीड से घूमते रहते हैं। और यही पॉइंट इसको ले मरा था, यही पॉइंट इसने बोल दिया था जिससे इसका मॉडल क्या होता, फेल। अभी आप देखोगे जिसका फेलियर होगा। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द एटम अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स, जिनको आप ऑर्बिट्स के नाम से भी जानते हो। थर्ड पार्ट जो उसने बोला दैट वाज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। तो इसने, आप एक काम करें यहीं पे ऐड कर दे, द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द एटम अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। इसकी जगह आप ऐसा करो, ऐसे लिखो, द इलेक्ट्रॉन्स इसको काटें, ऐसे लिखें, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, यहां ऐड करें एट very high speeds, at very high speeds in different concentric circular paths, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो आप चाहें तो एक डायग्राम भी बना दें ऐसा, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता हुआ दिखाएं और ये बहुत ही तेज स्पीड के साथ न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। बात समझ में आई। चलिए, इसके बाद थर्ड पॉइंट बोला जो मैंने पहले बताया, एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। यानी उसमें जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, साथ में पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। और ये आपने सीख लिया है कि एटम का मैक्सिमम स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये दो ही है, एक रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने वाला और दूसरा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। चलिए, तो ये तो हुआ अपना रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब जितना ये मॉडल इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका ड्रॉबैक। क्या इंपॉर्टेंट है, ड्रॉबैक। तो अब आए आप काम की चीज पर, दैट इज ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। क्यों ये मॉडल फेल हो गया, इतना एक्सपेरिमेंट करके इसने इतना कुछ समझाया,
फिर भी ये मॉडल फेल हो गया। तो इसके फेल होने का रीज़न क्या है, देखें आप ध्यान से। रदरफोर्ड ने कहा कि, जो मैंने आपसे कहा कि एक ही पॉइंट इसको ले, मेरा एक नहीं था, ज़्यादा थे, पर ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था। उसने बोला कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, हाई स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसकी स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या फिजिक्स में पढ़ते हो कि किसी भी सर्कुलर पाथ में पार्टिकल की स्पीड की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियल होती है, तो उसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन में है। कौन से मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर है। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा कि अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल, किसी और चार्ज्ड पार्टिकल, देखो ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है, न्यूक्लियस भी चार्ज्ड है, तो अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी और चार्ज के इन्फ्लुएंस में एक्सेलरेटेड मोशन में है, घूम रहा हो या चल रहा हो, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करेगा। क्या करेगा, कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करेगा। तो ये तो था अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। ठीक, मैक्सवेल के हिसाब से क्या होगा कि अगर ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को, अगर इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, घूमने के लिए अपनी एनर्जी को एमिट करना पड़ेगा। तो ये रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। अगर ये इसके चारों तरफ घूम रहा है तो इसको मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी कहते हैं। ये बोलती है कि एक चार्ज पार्टिकल जब दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में घूम रहा है, तो ये घूम रहा है या मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है, तो ये पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। अब अगर ये पार्टिकल कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करेगा, तो देखो इस सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है तो ये दोबारा कभी भी इस पाथ पर नहीं घूम पाएगा। आप समझने की कोशिश करना, इसको आप ऐसे मान लो कि आप एक पार्क में जॉगिंग करने गए हो, उस पार्क में ऐसे ट्रैक बने हुए हैं, आप कभी भी ट्रैक स्विच कर सकते हो। ठीक, तो आप गए, आपने एक चक्कर लगाया इस ट्रैक के ऊपर और आप थक गए। ऑब्वियसली आप चक्कर लगाओगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। थक गए तो थकने के बाद आपको मान लो 10 चक्कर लगाने, तो आपने मान लो एक चक्कर यहाँ लगा लिया, फिर दूसरा चक्कर लगा लिया, आप इधर स्विच कर जाओगे। फिर मान लो 4 चक्कर आपने यहाँ लगा लिए, फिर थक गए तो आप और छोटे पाथ पे स्विच कर जाओगे। तो सेम ऐसा ही होता है, जब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की चारों तरफ घूमेगा तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एमिट करनी चाहिए, और अगर ये लगातार एनर्जी एमिट कर रहा है तो ये दोबारा इस पाथ पर नहीं घूम पाएगा, इसको अपने पाथ की रेडियस को डिक्रीज करना होगा। अगेन फिर ये दूसरे पाथ पर भी नहीं घूम पाएगा, फिर ये तीसरे पर भी नहीं घूम पाएगा, और इस तरह से एक बार अपनी रेडियस को छोटा करते करते ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसके अंदर कूद जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर कूद जाएगा। समझ रहे हो? रिपीट करता हूं, मैक्सवेल ने बोला कि ये जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता जाएगा। अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है तो ये अपने पाथ की रेडियस को मेंटेन नहीं कर पाएगा, और घूमते 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 एक दिन भाई साहब ये किसके अंदर कूद जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर कूद जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कूद गया तो एटम का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। एटम क्या था, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। यहां तो न्यूक्लियस के अंदर कूद रहा है तो आत्महत्या कर रहा है। तो क्या हुआ, अब या तो रदरफोर्ड सही है या फिर मैक्सवेल सही है। तो मैक्सवेल की वेल प्रूवन थ्योरी है, मैक्सवेल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो गलत है वो कौन है, रदरफोर्ड है। तो रदरफोर्ड मैक्सवेल की इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां से घूमता हुआ इसके अंदर नहीं जाएगा। आप उस चीज को एक्सप्लेन करो। तो मैक्सवेल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो मैक्सवेल के रदरफोर्ड के मॉडल से ज्यादा उसका ड्रॉबैक इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो आप ये ध्यान रखें, तो इसको आप थ्योरी फॉर्म में लिख लें। मैंने आपके लिए कलेक्ट कर दी लैंग्वेज पूरी कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड electron revolve around the nucleus at very high speed in well-defined orbits, but according to Maxwell's electromagnetic theory, when a charged particle is in accelerated motion, it will emit energy in form of radiation, and therefore it cannot maintain the radius of its path. So the radius of its path will continuously decrease and it will ultimately fall into the nucleus following a spiral path,
एंड देयर बाय मेकिंग द एटम अनस्टेबल। तो जो भी मैंने आपको कुछ समझाया वो सब यहाँ लिखा हुआ है, एक बार आप इसे कॉपी करें। चलिए फिर देखें एक और इसका जो ड्रॉबैक है, वो भी आप समझ तो नहीं पाओगे क्योंकि उसको समझने के लिए आपको बोर्स मॉडल आना चाहिए, तो भी हम लिख के छोड़ देते हैं। जब हम बोर्स मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लिखे सेकंड, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। चलो, तो ये तो ये बात कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अभी क्या होता है क्या नहीं होता ये हम लोग बोर्स मॉडल में पढ़ लेंगे। चलिए अब एक बहुत ही काम की चीज़ पढ़ते हैं। एज सच ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप लोग आगे जाके फिजिक्स में पढ़ते हो, लेकिन कई जगह आपको इनके क्वेश्चन मिल जाते हैं। बस इसी बेसिस पर मैं इसको कवर करवा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा लोड लेना आप इसका आसान है। इसके लिए आपको थोड़े से फंडे आने चाहिए फिजिक्स के, अगर नहीं आते हैं तो बिल्कुल भी लोड ना लें। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको ये अपने आप आ जाएगा, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो। लेकिन मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, मैं समझा दूंगा, आप चिंता मत करो। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखें फिजिक्स की बातें हैं, अगर एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2, तो दो चार्जेस के बीच में, वैसे भी अपने को सीखनी है तो यही सीख लो, दो चार्जेस अगर r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन r²। यहां पर K आपका एक कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1/4πε0 होती है। क्या होती है, 4π, ये होता है एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। इसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये K की वैल्यू होती है, ये आपके काम में आएगी। अभी तो आपको इसको लिख लो, भूल जाने दो, फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अगर चार्जेस सेम है तो फोर्स अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी E। उसका फॉर्मूला बनता है K Q1 Q2 अपॉन R। क्या बनता है, K Q1 Q2 अपॉन R। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो आप चार्जेस के लिए रखते हो तो यहाँ आपको विद साइन रखना होगा। मतलब जब चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, K Q1 Q2 अपॉन R। जब चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, -K Q1 Q2 अपॉन R आती है। फोर्स में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं, लेकिन एनर्जी में आपको वैल्यूज विद साइन रखनी होती है। तो एक छोटी सी चीज आपको ये ध्यान रखनी होगी। ठीक है, चलिए दूसरा, फिजिक्स में आप एक थ्योरम पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। या आप एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को देख लो। देखो जैसे ये एक ब्लॉक है, कोई भी पार्टिकल है m मास का, अगर ये चल रहा है, चलते चलते ये रुक गया, तो ये जब चल रहा था तो इसके पास क्या थी, मान लो काइनेटिक एनर्जी थी 12 mv²। जब ये रुक गया तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सुना है ना। बस तो इन दो चीजों से हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो आप मुझे जगह दो फटाफट से, करें शुरू। चलिए ध्यान से देखना, हमने अभी भी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसमें हमने देखा कि एक अल्फा पार्टिकल ऐसे चल रहा था और चलते चलते वो घूम के वापस जाने लग गया। तो अल्फा पार्टिकल विच इज योर He2+ आयन, थोड़ा सा देखें, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E बोल दूं, क्या बोल दूं, E, तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तो इसके चार्ज को मैं बोलूंगा 2E। क्या बोलूंगा, 2E। दूसरा, यहां पर आपने एक गोल्ड न्यूक्लियस रखा, आप गोल्ड की जगह कोई और न्यूक्लियस भी रख सकते हो। तो मान लो इसका एटॉमिक नंबर है Z। देखो मैं आपको न्यूक्लियस का चार्ज निकालना दिखा रहा हूं, इसका एटॉमिक नंबर Z है, जिस भी एलिमेंट का ये न्यूक्लियस है। तो बताओ एटॉमिक नंबर Z है तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी Z होंगे।
एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो इस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, Z इंटू ई। समझ में आ रहा है? तो चार्ज रटने की जरूरत नहीं है। अगर ये सोडियम है तो इसका चार्ज हो जाएगा 11E, अगर ये क्लोरीन है तो इसका चार्ज हो जाएगा 17E, अगर ये गोल्ड है तो इसका चार्ज हो जाएगा 79 इंटू ई। सही है। अब आप देखें ये अल्फा पार्टिकल चलेगा, तो बताओ जब दूर से आ रहा है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब क्या हो रहा है, ये आता जा रहा है लगातार इस गोल्ड न्यूक्लियस के पास, तो किसी एक पॉइंट के बाद, मान लो इस पॉइंट के बाद इन दोनों के बीच में क्या हो गया, रिपल्शन शुरू हो गया। तो ये इसको अपने पास आने देना नहीं चाहता है, लेकिन ये अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसके पास आ रहा है, तो इसके रिपल्शन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, धीरे 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 कम होती जाएगी। कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा पास आता जाएगा रिपल्शन उतना ही बढ़ता जाएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। अब इस पॉइंट पर, अब देखो मैं इसको बोलता हूं, ये जो पॉइंट है, ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास इससे ज्यादा और डिस्टेंस पर नहीं आ सकता। इस पॉइंट पर क्या होगा, ये एक मोमेंट के लिए रेस्ट पर आएगा, और अब इसके रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये भाई साहब घूमकर इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो? तो ये यहां से चला, लास्ट यहां पहुंचा और फिर वापस घूम गया। तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस R0, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कि ये जो आपका अल्फा पार्टिकल है, ये इस गोल्ड न्यूक्लियस के कितना लास्ट, कितना पास तक जा सकता है, उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बोला आपको समझ में आ रहा है? तो उसको कैलकुलेट कैसे करें, बहुत ही आसान है। देखो इस पॉइंट पर ये जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो मोमेंटरली किस पे आएगा, रेस्ट पर आएगा। तो अगर ये रेस्ट पर आएगा तो इस पॉइंट पर इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो एट द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, बताओ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल will be completely converted into its potential energy at R0। तो अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का होल स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, KQ1। तो देखो Q1 की जगह लिखूंगा 2E इंटू Q2 की जगह लिखूंगा ZE अपॉन R। सही है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो बस यहां से आपके पास फॉर्मूला बनेगा हाफ मास ऑफ अल्फा इंटू वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2kZe स्क्वायर अपॉन R। तो आपको ये R0, आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पर आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करना है। बाकी वैल्यूज रखते टाइम यूनिट्स का जरूर ध्यान रखें। अगर आपको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चाहिए या आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में भी चाहिए, तो आप यहां सारी वैल्यूज SI यूनिट में रखें। K की वैल्यू मैं आपको बताना भूल गया, इसे दी गई होगी, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अभी, तो 9 इंटू 10 टू पावर होती है, ठीक है ना। ये आपके पास वैल्यू बनती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। तो रेयरली आपके काम में आएगा, बट फिर भी बता रहा हूं, ये वैल्यू होती है, देख के लिख लेना आप। तो ये आप जब 12th में पढ़ोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। E होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, M होता है अल्फा पार्टिकल का मास। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ एक अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हो, एक अल्फा पार्टिकल का मास होगा 4 AMU। तो अगर आप इसे kg में कन्वर्ट करो तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होगा। तो बाई चांस आपको यहाँ वैल्यू रखनी पड़े तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 ग्राम मत रख देना, गेम हो जाएगा आपका। एक अल्फा पार्टिकल है, सारी वैल्यूज आप SI यूनिट में रख रहे हो, तो मास को भी kg में रखना होगा। यहां से आप R0 कैलकुलेट करोगे मीटर में, फिर आपको आंसर सेंटीमीटर में देना है तो सेंटीमीटर में दे देना, मीटर में देना है तो मीटर में दे देना। सही है। तो इसका एज सच डायरेक्ट वही एक ही टाइप का न्यूमेरिकल बनेगा, इसलिए उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैंने आपको समझा दिया है। आप कंफर्टेबल हो तो इसे यूज़ करो, वरना केमिस्ट्री के सिलेबस में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच नहीं है। ये सिर्फ मैंने आप कोई और मटेरियल अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको सिखाया है, बाकी आप इसकी टेंशन ना लें। और जैसे मैंने आपको बताया 12th क्लास में जब आप फिजिक्स पढ़ लोगे इलेक्ट्रोस्टैट, तो ये आपके लिए चुटकी बजाने के खेल जैसा होगा।
चलिए, तो आज की चुटकी तो हम यहीं तक बजाएंगे, अगली चुटकी हम लोग बजाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमने आज देखा कि एक बहुत ही भयंकर चीज़ हुई। मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने बोला कि मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी के हिसाब से एक पार्टिकल को मूव करते टाइम एनर्जी क्या करनी चाहिए, एमिट। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या होती है। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, फिर हम बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, उसके यूजेस की, और फिर देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।